मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि ईयू भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करना चाह रहा है। अगर यह डील हो गई तो विकास की गति और तेज हो जाएगी। हमारी जीडीपी वैसे ही बहुत आगे निकल चुकी है। हमारा भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। क्या 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 घंटा हो गया तुम? वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल ट्रेड के बदलते इस दौर में दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं ने अपना नजरिया बदला है। अब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखना शुरू कर चुकी हैं और ईस्ट का केंद्र बिंदु भारत है। हाल ही में जर्मनी के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते और ईयू के अध्यक्ष का यह ऐलान कर देना कि वो मदर ऑफ ऑल डील जो 20 साल से पेंडिंग है, लगभग वो होने जा रही है। मेहमान के रूप में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए भारत आ रही हैं। अगर ऐसा हो पाया तो विकसित भारत की गति को और तेजी मिलेगी। निश्चित तौर पर इससे भारत के निर्यात बढ़ेंगे, खासकर कपड़ा, चमड़ा और ड्रग्स को लेकर। चूंकि टैरिफ में रियायत दोनों तरफा होगी तो ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल मशीनरीज इत्यादि के आयात सस्ते होने से फायदा होगा, खासकर खानसर जैसे सच्चे देशभक्त टीचरों के लिए। तो इसलिए ये डायलिसिस मशीन लगा दिए और इसका पूरा एक सेंटर बना दिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, कार्बन टैक्सेस प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी रियायत देने से संभवतः फायदा हो सकता है। और इस होने वाले फायदे से अमेरिका चीन को न केवल स्टैटिक फ्रंट पर बल्कि इकोनॉमिकल फ्रंट पर अच्छे से काउंटर किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि होने वाले समझौते केवल कागजों में सिमट कर ना रह जाएं, क्योंकि जमीनी हकीकत तो इनकी बहुत अलग होती है और इनके लक्षण भी कुछ इस प्रकार से हैं। मेरे पास कई सारे प्रूफ भी हैं, देखिए। अब मामला यह है कि रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड के मालिक अभिषेक लोढ़ा है, जिनके पिता मंगल प्रभात लोढ़ा फडणवीस सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में पूछा जा रहा है कि अपनी ही कैबिनेट मंत्री के साथ दावोस में समझौता क्यों किया जा रहा है। और ये भी तो पूछा जाना चाहिए कि जब घर घर में ही तुम्हें समझौता करना है तो दावोस काहे गए थे वे? अगर बर्फ देखनी थी तो शिमला चले जाते, वहां जाने का पैसा नहीं था तो स्नो सिटी चले जाते। अगर तुमको घर घर में ही एमओयू साइन करना है और जिसके साथ एमओयू साइन हुआ है उस कंपनी का सालाना रेवेन्यू 20,000 करोड़ रुपए है, एमओयू 1 लाख करोड़ का साइन कर दिया गया। शंका तो उत्पन्न होगी ना कि कल को अगर मदर ऑफ ऑल डील कंफर्म होती है तो क्या ऐसे ही घर घर खेलकर एमओयू साइन होंगे? अगर हाँ, तो फिर देश का विकास तो नहीं, अंबानी और अडानी का विकास जरूर होगा। मुझे देश के सामने आपको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। इट इज माई ड्यूटी टू एजुकेट द पीपल। अब जिस गति से अंबानी अडानी विकास कर रहे हैं, अगर इसी गति से भारत विकास कर ले तो 2047 तक भारत को कोई विकसित बनने से रोक सकता है क्या? अब ये नहीं है कि अडानी अंबानी की ग्रोथ से हमें दिक्कत है, अमीर अमीर हो रहा है उससे दिक्कत नहीं है, गरीब गरीब रह रहा है, समस्या यहाँ पर है। मेरा विरोध बस यहीं पर है। और इस समस्या से बाहर निकलने का आसान तरीका यह है कि भारत नवाचार के लिए और नए उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे। अगर ऐसा भारत करता है तो निश्चित रूप से न केवल फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट, ट्रेड मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। रही इस असमानता को और तेजी से कम करने के लिए जरूरत इस बात की है कि भारत सरकार कुशलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करे। सर जी, हाँ, कुशलता के लिए सरकार ने कौशल विकास योजना चलाई है ना? भाई, तुम अंधभक्तों की यही प्रॉब्लम है कि बात ही को नहीं सुनना चाहते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जमीनी स्तर पर लागू करे। तुम लोगों को बस ये सुना दिया जाता है कि हमने फलानी योजना लाई है, जैसे कौशल विकास योजना की बात कर रहे हो तुम। तो कौशल विकास योजना तो होर्डिंग में टंगी हुई है मोदी जी की बड़ी सी फोटो के साथ। और हमारे इस वीडियो का मुद्दा क्या है कि भारत का विकास केवल कागज और होर्डिंग में है, जमीनी स्तर पर क्या है? और रही बात कौशल विकास योजना की, तो ये रही उसकी हकीकत, सुन लो। स्कैम करना है, सरकार ट्रेनिंग दे रही है। तो 2015 में मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की, नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब इस स्कीम के तहत 2015 से 2022 के बीच 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 10,000 करोड़ रुपए। अब इस स्कीम की CAG रिपोर्ट निकली है और किस लेवल का घोटाला हुआ है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो टोटल बच्चे ट्रेन हुए यही कोई 95 लाख। अब इन सब के बैंक अकाउंट में 500 रुपए दिए जाने थे डायरेक्टली। अब गेस करो 95 लाख लोगों में कितने लोगों का बैंक अकाउंट नंबर नहीं लिखा हुआ था? 900, 9,000, 90,000, 9 लाख, 90 लाख लोग। 95 लाख लोगों में 90 लाख लोगों का बैंक अकाउंट नंबर मेंशन ही नहीं किया हुआ था। अभी और सुनो, यानी जो बचे 5,25,000 लोगों के फॉर्म में बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ था, अब इसमें से भी 52,000 लोगों के फॉर्म में बैंक अकाउंट नंबर
रिपीट हो रहा था। अभी और सुनो, अब इसके बाद भी जो बच गए उसमें से कईयों का बैंक अकाउंट नंबर क्या लिखा था पता है? 111111 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही सेम ईमेल आईडी और फोन नंबर 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट का नहीं था। और वही स्कैम फोन नंबर में 11111 abc@gmail.com वगैरह। अभी घोटाला खत्म नहीं हुआ है। एक कंपनी थी जिसका नाम था NMP, उसने 33,000 लोगों को ट्रेन किया। अब ट्रेनिंग के बाद पूरे बैच की फोटो खींच के अपलोड करनी पड़ती है, लेकिन इस कंपनी ने एक ही फोटो अलग अलग बैच, यहाँ तक कि अलग अलग स्टेट में डाल रखी थी। ये देखो, ये बैच गया बिहार का और यही बैच भरीच यूपी में, ये बैच भरीच यूपी का, और इसी फोटो को यहाँ से जूम करके दूसरी जगह डाल दिया है। ये महाराष्ट्र का और यही दूसरे एंगल से राजस्थान का। कैंडिडेट्स की डीपी तक सेम है। अब आ जाओ ये कंपनी, ये देखो सेम टेस्टिमोनियल, सेम सिग्नेचर, बस ऊपर का फोटो चेंज, और सेम फोटो अलग अलग बैच में लगा दी। यही बैच 14/5 को और यही 8/6 को। ट्रेनिंग दी कुछ और, लेकिन पीछे पोस्टर लगा हुआ है किसी और ट्रेनिंग का। कपड़े पहने हैं डॉक्टर के, लेकिन ट्रेनिंग ली है मीडिया की। मतलब पूरा ही गड़बड़ झाला है। अब आप बताओ, एक जिम में कितने जिम ट्रेनर होते हैं? 1 2, ज्यादा से ज्यादा 5। लेकिन इन लोगों ने 33 जिम्स में कितने ट्रेनर्स को नौकरी दिलवाई है पता है? 30,000 ट्रेनर्स। 33 जिम्स में 30,000 ट्रेनर, यानी हर जिम में 900 ट्रेनर। और इस स्कैम की सबसे मजेदार बात तो मैंने अभी तक बताई भी नहीं है। इन ट्रेनिंग सेंटर्स का फिजिकल इंस्पेक्शन करना पड़ता है, जिसके लिए एक इंस्पेक्टर जाता है। तो इस इंस्पेक्टर आशीष सनवाल ने एक ही दिन में कहाँ कहाँ इंस्पेक्शन किया पता है? आंध्रा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, सब जगह फिजिकली जाके एक ही दिन में इंस्पेक्शन करके आया ये। खुद सोचो क्या बकवास चल रहा है। स्कैम करने में ये मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, और ये अकेला नहीं है। एक ही दिन में गुजरात, बिहार और बंगाल, मतलब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके स्कीम चलाई गई लोगों को स्किल सिखाने के लिए। लेकिन असल में देश लूटना कैसे है वो सिखा के गई है। तो कौशल विकास केवल होर्डिंग और अखबारों के विज्ञापन में हुआ है, जमीन पर कुछ नहीं। और सर जी, नवाचार के लिए बात अगर नवाचार की कर रहे थे, नवाचार के लिए भारत सरकार ने केवल और केवल होर्डिंग और विज्ञापन पर खर्च किया है। हकीकत ये रही, ये देख लो। इस AI की क्रांति के युग में सर, जहां अमेरिका के पास अपना चैट GPT, जेमिनी, एंथ्रोपिक, ग्रॉक जैसे इंडिजीनियस मॉडल्स हैं, वहीं चाइना ने डीपसीक जैसा सबसे ज्यादा क्षमता वाला और सबसे कम लागत से बना AI मॉडल तैयार कर लिया है। लेकिन इस AI के युग में सर भारत कहां है? क्या भारत इस युग में पिछड़ता जा रहा है? क्या भारत अपना जनरेटिव AI मॉडल नहीं बना पाएगा? सर जी, हाँ, ये सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। देखो भारत की GDP कितनी तेजी से बढ़ रही है। क्या आप नहीं मानते भारत की GDP बढ़ रही है? नहीं, ये बात सही है कि भारत की GDP का आकार बहुत बड़ा है। 2015 में लगभग 2 ट्रिलियन थे, 10 साल बाद 4 ट्रिलियन से ज्यादा हो गए। ये बात भी सही है कि भारत की GDP ग्रोथ दुनिया के सभी देशों में सबसे ज्यादा है। ये बात भी सही है कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ये बात भी सही है कि प्रोडक्शन 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। ये बात भी सही है कि एक्सपोर्ट 8 गुना ज्यादा बढ़ा है। जितने भी आंकड़े हैं वो सब सही हैं, पर ये सब आंकड़े केवल कागजों में हैं। वीडियो का उद्देश्य तो यही है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि विकास केवल कागजों में हुआ है या धरातल पर भी दिख रहा है। हम चिल्लाते घूम रहे हैं 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगते हैं, तो ये 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इनकी तो नहीं है। अगर होती तो फिर 5 किलो वाले लाइन में क्यों लगते? इसलिए तो कहता हूं कि विकास उन आंकड़ों में दिखता है जो विज्ञापनों में छप रहा है। विकास उन आंकड़ों में दिखता है जो सड़कों किनारे बड़े बड़े होर्डिंग में लटक रहा है, क्योंकि आंकड़े बड़े खूबसूरत होते हैं पर जमीनी हकीकत बहुत बदसूरत है। बदसूरत को टच नहीं करना चाहते, खूबसूरती का प्रचार करते हैं। मन से खड़े होकर हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, दुनिया की सबसे ग्रो करने वाली इकोनॉमी हो गए। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था रैंक वाला यह देश जब पर कैपिटा इनकम के मामले में आता है तो 100 के ऊपर रैंक आ रही पूरी दुनिया में हमारी। लेकिन ये हकीकत है, इसको दिखाएंगे तो पोल खुल जाएगी। इसीलिए आंकड़े दिखा दिखा के मनोरंजन कर रहे हैं। विकास कर दिया भारत का, विकास कर दिया भारत का। पता नहीं तुम्हारा हमारा हुआ कि नहीं, अंबानी अडानी का विकास हो गया। और जो लोग कहते हैं कि हमने आयात सस्ता कर लिया, निर्यात ज़्यादा कर लिए, हमने फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा लिए, तो हमें सस्ता भी सामान मिलना चाहिए था। अगर इतना ही आयात हो रहा है, आयात बढ़ ही रहा है, निर्यात अच्छे हो ही रहे हैं, फॉरेक्स बढ़ ही रहे हैं, तो भी डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, तो भी सोना तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। चलो सोना अंतरराष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहा है, मान लिया। खाने का तेल वो बढ़ता जा रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस वो बढ़ती जा रही है, रोजमर्रा के खर्चे वो बढ़ते जा रहे हैं, किराया बस का ट्रेन का वो बढ़ता जा रहा है, सुविधाएं घटती जा रही हैं, और तुम कह रहे हो कि हम बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। तो कागजों में बन रहे हो, जमीनी हकीकत में तो हम मर रहे हैं ना। सर जी, हाँ, तो हमारे नेता तो हमें हमेशा यही बताते रहते हैं कि भारत लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है।
बेटा लार्जेस्ट इकोनॉमी कैन नॉट बी रिचेस्ट। हमारे जो नेता है ना वो हमारी इकोनॉमी को बड़ा दिखाना चाह रहे हैं, अमीर नहीं। अंतर है बड़ी इकोनॉमी और अमीर इकोनॉमी होने में। ऐसे समझो कि एक घर में 20 लोग रहते हैं और एक घर में 5 लोग रहते हैं। ये जो 20 लोग रहते हैं इनके लिए 10 रोटियां बनती हैं और ये जो 5 लोग रहते हैं इनके लिए 5 रोटियां बनती हैं। अब बताओ किस घर में ज्यादा रोटियां बनती हैं? जवाब है इस वाले घर में। तो इस हिसाब से इनका उत्पादन कितना हुआ? 10 रोटी का। ये जो कुल उत्पादन हो रहा है ना रोटी का, यही इस घर की जीडीपी है। अब इसको भारत मान लो और इसको कोई छोटा मोटा देश मान लो, तो बड़ी इकोनॉमी किसकी है? इसकी, क्योंकि इसके घर में 10 रोटी बनती है। छोटी इकोनॉमी किसकी है? इसकी, क्योंकि इसके घर में 5 रोटी बनती है। लेकिन जब ये रोटी बांटी जाएंगी तो इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो 10 रोटी अगर 20 लोगों में बांटोगे तो आधी आधी पड़ेगी, और 5 लोगों में 5 रोटी बांटोगे तो एक एक पड़ेगी। तो अब बताओ प्रति व्यक्ति कितनी रोटी पड़ी? इनको एक एक, इनको आधी आधी। तो अमीर कौन हुआ? ये वाले। गरीब कौन हुए? ये हुए। लेकिन बड़ी इकोनॉमी किसकी थी? इसकी। छोटी इकोनॉमी किसकी? इसकी। इसलिए लार्जेस्ट इकोनॉमी कैन नॉट बी रिचेस्ट। हमारे नेता हमारी इकोनॉमी को बड़ा दिखाना चाहते हैं, अमीर नहीं। अरे सर, जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हैं, आयात निर्यात से पैसा आता है, वो सब पैसा कैपिटल खर्च में होता है सर। कैपिटल खर्च करने का मतलब पुल बनाते हैं, रोड बनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। आयात निर्यात या फॉरेक्स रिजर्व का जो सरप्लस बचता है वो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करती है, और उसका परिणाम है आंकड़ों में देखोगे तो एम्स आपको दिखेंगे, सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, रेल नेटवर्क का जाल बिछा दिया गया है, और इसके कई सारे आंकड़े तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। देखो स्टेशन रीडेवलपमेंट किए जा रहे हैं, अमृत भारत चलाई जा रही, नमो भारत चलाई जा रही, वंदे भारत चलाई जा रही, बुलेट ट्रेन चलाई जा रहे हैं, चेनाब का इतना बड़ा ब्रिज बनाया दुनिया का अजूबा माना जा रहा है। कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए गए हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कागजों में, क्योंकि ये आंकड़े बड़े खूबसूरत हैं। जमीनी हकीकत क्या है? एम्स बनाए गए हैं, लेकिन इस लड़के की दर्द भरी आवाज सुनिए आप। इलाज ही ना हो रहा, किस काम की सरकार है ये? वो मोदी कहाँ, फिर वो कहाँ? वो होते तो ये ना होते हैं, तुम मतलब ना होते हैं ना, कुछ ना दे रहे, कुछ ना दे रहे। वहाँ वो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, मर जाएंगे जब वो इलाज इनका। सड़कें बनाई जा रही हैं लेकिन भ्रष्टाचार के साथ। ये रिपोर्ट देखिए आप। और इस 1-1.5 फीट पानी के इर्द गिर्द दोनों तरफ घर बने हुए आप देख लीजिए। और यही लोग वो लोग हैं जो वोट देते हैं तो देश की सरकारें चुनी जाती है, दिल्ली की सरकार चुनी जाती है, और सरकार की जरूरत जब होती है तो सरकार कैसे गायब हो जाती है, पानी भरा के छोड़ के, ये आप देख लीजिए। रेलवे नेटवर्क बिछाया गया दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन जब बिहार में छठ पूजा होती है तो रेल उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। अरे मैं कहता हूं कि मुंबई जो महानगर है जानवरों की तरह जा रहा है, यहां पर रेल उपलब्ध करा दो। भोपाल में मेट्रो चला रहे हो, वहां सवारी नहीं मिल रही है, और जहां सवारी है वहां तुम रेल नहीं चला पा रहे हो। तो ये विकास किस काम का है? हाँ, इस विकास को आंकड़ों का विकास जरूर कह दें। जमीन पर आम व्यक्तियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है जो हवा में उड़ते हैं। जमीन पर रेंगने वाले तो कीड़े हैं, इन कीड़ों को इन आंकड़ों से क्या मतलब? इतने ही पढ़े लिखे होते तो जंजालों में फंसते ही क्यों? आंकड़े बड़े खूबसूरत हैं, जमीनी हकीकत तुम्हें हमें क्या मिल रहा है ये बता अंधभक्त। प्रश्न तो यही है कि हमारे नेता हमारी इकोनॉमी को बड़ा क्यों बनाना चाहते हैं, अमीर क्यों नहीं बनाना चाहते? भाई अमीर बनाने के लिए ये रोटियां आपस में बांटनी पड़ेंगी। अब भारत की अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है तो संपत्तियों का वितरण समान रूप से करना पड़ेगा। अब अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े लोग जो 20-20 रोटियां चपेट के बैठे हैं, वो क्यों अपनी रोटियां किसी को देंगे? तुम्हें भूखा मरना है तो मर जाओ। 1% लोगों के पास इस देश की कुल संपत्ति का 40% है, और बाकी 99% लोगों के पास इस देश की कुल संपत्ति का 60% है। अब उन 99 में भी ऊपर के 40% निकाल दो तो नीचे जो लोग हैं ना, वही तो 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाने में लग रहे हैं। और उन्हीं को बताया जाता है कि दुनिया की हम सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कभी ये नहीं कहेंगे कि हम दुनिया की सबसे अमीर इकोनॉमी बना देंगे। उसके लिए संपत्ति बांटनी होगी, और संपत्ति अगर बांटेंगे तो उनके दोस्तों का क्या होगा? क्योंकि ये दोस्त कैसे अमीर बने? इनोवेशन से अमीर नहीं बने हैं, मेहरबानी से अमीर बने हैं। ऐसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं, आपस में MOU साइन करते हुए खेलते हैं। ये तुम टेंडर लो, तुम चंदा लो, तुम चुनाव जीतो, तुम विकास करो, तुम अमीर बन जाओ, और बाकी GDP के आंकड़े बताकर लोगों को लुभाते रहेंगे, GDP को बड़ा बताते रहेंगे, हम तालियां बजाते रहेंगे। तो सर जी, जो सच्चाई आप दिखा रहे हो, ये धरातलीय सच्चाई मीडिया में क्यों नहीं दिखाते? अरे मीडिया वालों को बर्फ खेलने से फुर्सत मिले ना तब तो। मतलब
अरे दिखाओ भाई इस अंधभक्त को। है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की वाइफ मिसेस अमृता फडणवीस, आप यहाँ पे दावोस इतने खूबसूरत जगह पे आई हैं, आप क्या करें? मैं यहाँ बर्फ एंजॉय कर रही हूँ और ऐसे बर्फ उठा उठा के लोगों पे डाल रही हूँ। लोग आप पे फेंक सकते हैं कि नहीं फेंक सकते? हाँ, चुनिंदा लोग फेंक सकते हैं। हम उसमें अलाउड है कि नहीं आप बताइए? प्लीज क्योंकि आपके लिए अच्छा है स्नो बॉल्स पे एक दूसरे पे फेंकना। मुझे एक चीज बताइए कि हम लोगों ने इस तरह के ये स्नो शूज पहने हुए हैं, उसके बावजूद मैं लगातार फिसलता चल जा रहा हूँ। आपने हील्स पहनी है, मैं कल भी देख रहा था, आपने हील्स पहनी और हील्स पहन के आप यहाँ कॉन्फिडेंटली पिघलती बर्फ में वॉक। अरे सर जी, हाँ कुछ तो ऐसा सुना दो कि हम अंधभक्तों के कलेजों को ठंडक मिल जाए, यह सुन के कि बड़ी जीडीपी का प्रचार करने वाले लोगों ने जमीन पर सच में कुछ किया है। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो। सरकार ने 11 साल शासन किया है, उसके काम को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने किया है। इस वीडियो का उद्देश्य बस ये बताना था कि जो बड़ी बड़ी डींगे मारी जा रही हैं, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और वास्तविकता में कितना अंतर है। जैसे सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक स्वतंत्र नेटवर्क बनाया है, दुनिया का 5वां देश है भारत, लेकिन बीएसएनएल को दरकरार करके टीसीएस से बनवाया गया है। ऐसे ही भारत यूपीआई पेमेंट चेन सिस्टम में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि हमने वो ब्लॉकचेन सिस्टम अभी डेवलप नहीं किया है जो ऑनलाइन फ्रॉड को रोक पाए। मतलब हमारे पास यूपीआई का सिस्टम तो है और दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, सब लोग कैशलेस इकोनॉमी बनाने में योगदान दे रहे हैं, लेकिन फ्रॉड नहीं रोक पा रहे हैं। ये सरकार की कमी है। और यूपीआई की एक कमी और है कि भारत का अधिकांश युवा बेरोजगार है, रील खिसका रहा है। पहले कैश पेमेंट करते थे, 5 रुपए भी खर्च करो तो महसूस होते थे 5 रुपए खर्च हो गए। अब यूपीआई करते हैं तो महसूस नहीं होते हैं। दूसरा, कैश अगर था पर्स में होंगे तो ही खर्च कर सकते हो। यूपीआई के साथ ऐसा नहीं है, अकाउंट नहीं है तो आपको लोन मिल जाएगा। लोन तो मिल गया, तुमने खर्च कर दिए। अब चूंकि तुम्हारे पास रोजगार है नहीं है, रोजगार नहीं होता तभी तो तुम लोग रील खिसकाते हो। पूरा जीवन उसमें खराब कर दिया। चाय पीने के लिए पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट तुमने वहां से किया जो लोन था। अब लोन वाला तुम्हें फोन करेगा चुकाओ, चुकाने के लिए पैसा है नहीं है तो जद्दोजहद उसी लोन को चुकाने में चली जाएगी। तो तुम्हें हकीकत मालूम चलेगा ही नहीं कि देश सच में विकास कर रहा है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा खुद का विकास नहीं हुआ है। तुम तो यूपीआई के जाल में फंसे हुए हो। ये डेवलप हुआ है सरकार के द्वारा। इस देश को ऐसे जाल में फंसाया गया कि सरकार भी कर्ज में है, जनता भी कर्ज में है, सब कर्ज चुकाने में लगे हैं, तो विकास की सोचे कौन? तो सर जी, हाँ, अब हम लोग क्या करें, ये सलाह दो आप। तुम लोग केवल 2 काम करो। इस कैशलेस इकोनॉमी में वो न्यूज़ सुनो जहां कैश के बंडल मिल रहे हैं। कभी जज के घर में जले हुए नोट मिलेंगे, कभी डीआईजी घर में नोट मिलेंगे, कभी मंत्री घर में नोट मिलेंगे। क्योंकि हमको फंसा दिया है कैशलेस इकोनॉमी में। पूरा कैश ये ऊपर शासन चलाने वाले लोग रख रहे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य तुलनात्मक था। इस वीडियो का उद्देश्य आपको हास्य के साथ धरातली बातों को समझाना था। इस वीडियो में बहुत सी टेक्निकल कमियां रह गई हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि बहुत सी बातों को इतने कम समय में समझाया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप इकोनॉमी में अच्छी समझ बनाना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर नहीं हो पाएगी। यहाँ पर तो हम उन ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं जो समाज को सही दिशा दें। अगर आपको इकोनॉमी का सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको हमारा नैया पार एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ मैंने फुल इकोनॉमी का बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्स कराया है। और मेरा यह कोर्स ना केवल आपके एग्जाम के लिए, या आप यूपीएससी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस कर रहे हो, या किसी अन्य एग्जाम में बैठ रहे हो, वहाँ काम आएगा, बल्कि आम जीवन में जो साधारण चीज़ें हैं उनको भी समझने में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए डाउनलोड करें नैया पार एप्लीकेशन और अपनी इकोनॉमिक्स की समझ को और मजबूत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।